तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो जी हाँ, हम लोग यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। तो इसका पहला नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि यह कैसे सिद्ध करेंगे कि केवल कंपित वस्तुएं ही ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, तो आप अगर इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको पता है कि कंपित वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न होता है, मतलब कि बिना कंपन के ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक प्रयोग करके यहाँ पे मतलब एक प्रयोग को लिख देंगे। इसे सिद्ध करने के लिए एक सरल प्रयोग करते हैं। एक धातु का गिलास और पेंसिल लेते हैं। ठीक है, एक धातु का गिलास और पेंसिल लेते हैं। गिलास को टेबल पर रखकर पेंसिल को धीमे से गिलास के किनारे से टकराते हैं। ठीक है, मतलब उसको टेबल पर रख देना है गिलास को, फिर उस जो पेंसिल है उसको जो इसका ये किनारा होता है इस पर टकराना है। ठीक है, तो टकराएंगे तो गिलास से ध्वनि निकलती है। ठीक है, क्योंकि उससे ध्वनि निकलेगा ही। अब यदि गिलास के किनारे को उंगली से छुआ तो गिलास की दीवार का कंपन अनुभव होता है। ठीक है, जब उस पर हम लोग टच करेंगे तो कंपन वहाँ पे अनुभव होगा, परंतु छूने से ध्वनि का निकलना बंद हो जाता है। जब छुएंगे तो वहाँ पे कंपन का अनुभव होगा, लेकिन छूते ही वहाँ पे कंपन बंद हो जाएगा, इसलिए ध्वनि भी बंद हो जाता है। क्योंकि देखिए छूने से कंपन खत्म हो जाता है, इससे स्पष्ट है कि कंपन वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे जैसे वो परंतु छूने से यहाँ पे जैसे गिलास की दीवार का कंपन अनुभव होता है। ठीक है, परंतु छूने से ध्वनि का निकलना बंद हो जाता है। तो छूने से यहाँ पे ध्वनि का निकलना बंद हो गया, अर्थात छूने से कंपन बंद हो गया तब ध्वनि बंद हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि छूने से कंपन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कंपन खत्म हो जाता है तो ध्वनि भी खत्म हो गया। तो इससे स्पष्ट है कि कंपन वस्तु ही ध्वनि उत्पन्न करती है। अब यहाँ पे दोलन करती हुई वस्तु के आवर्तकाल और आवृत्ति की परिभाषा लिखना, जो हमने पहले भी बात किया था। ठीक है, तो सिंपल आपको ये सब सिर्फ आवृत्ति का डेफिनेशन ये रहा और आवर्तकाल का डेफिनेशन ये रहा, तो यही दोनों लिखना है। अगर आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो ये फार्मूला वगैरह। ठीक है, वैसे आवृत्ति का क्या होता है कि प्रति सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड में जितना कंपन होगा दोलन होगा। ठीक है, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, इससे संकेत में एजेट कहा जाता है। ठीक है, एजेट होता है इसका इस प्रकार से संकेत होता है। तो इसमें इतना कहते हैं, ये वाला और ये वाला यहाँ पे आवर्तकाल का है। एक कंपन करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, एक कंपन अर्थात एक दोलन में जो समय लगता है वह कहलाता है आवर्तकाल। आवर्तकाल का मात्रक सेकंड होता है और आवर्तकाल बराबर जो फार्मूला तो 1/आवृत्ति होता है। ठीक है, तो ये दो हुआ, तो आपको इसमें से डिफिनेशन लिख देना और ये वाला डिफिनेशन लिख देना। ठीक है, बाकी ये सब हमने पहले बताया था, तो वही वाला यहाँ पे हमने चिपका दिया। तो देखिए प्रबलता को डेसिबल मात्रक द्वारा व्यक्त करते हैं, हमने पहले भी बात किया था। और श्रव्य ध्वनि किसको बोलते हैं? श्रव्य ध्वनि मानव का लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन सकती है। इसे हम लोग श्रव्य ध्वनि कहते हैं। श्रव्य का मतलब 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ। ठीक है, मानव कान द्वारा सुनाई नहीं दी जाती है, इसे अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, पराश्रव्य ध्वनि किसको बोलेंगे? तो 20,000 से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य कहते हैं। ठीक है, और 20,000 से नीचे को अश्रव्य कहते हैं। चिकित्सा उपकरण जैसे सोनोग्राफी मशीन में भी पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। अब इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन तो संकेत में ही है, तो इसमें सिर्फ आपको लिख लेना है थोड़ा बहुत। निम्नांकित वाद्य यंत्रों में उस भाग का नाम बताएं जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। ठीक है, तो ये जो आपका है जैसे ढोलक है, तो ढोलक में आपको पता है ऊपर में चमड़ा होता है तो खाल होता है, तो वो उसमें भाग है उसका जो कंपित होता है। ठीक है, जिससे ध्वनि निकलता है। तो यहाँ पे लिख देना है कि ढोलक का, आपको लिख देना है ढोलक का ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित भाग चमड़ा है। ठीक है, इस प्रकार से। उसी प्रकार से सितारा में भी लिख दीजिएगा। सितारा जो मतलब ये जो गिटार होता है उसके बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो वो भी लिख सकते हैं। सितार जो होता है जिसको बजाया जाए तो उसमें तार होता है। ठीक है, जिसको तंतु भी बोल सकते हैं। तो इसका वो इसी में मतलब कि कंपित होता है ये, तभी ध्वनि निकलता है। फिर बांसुरी होता है तो उसमें वायु जो होता है, हवा होता है, वो उसके कंपन से यहाँ पे साउंड निकलता है। ठीक है, तो ये सब इजी है ये। ठीक है, इस संकेत में भी दिया हुआ है।
अब यहाँ पे अगर हम चौथा क्वेश्चन देखें तो प्रबल और क्षीण ध्वनियाँ क्या होती है। तो प्रबल मतलब जो स्ट्रांग ध्वनि होगा, ठीक है। तो वह शक्तिशाली ध्वनि जिसे सुनने से हमारे अंगों पर मजबूत प्रभाव पड़ता है, जैसे बड़ा सा साउंड बजता है, ठीक है, या फिर जैसे ढोल हो गया, शेर की दहाड़, ये सब, ठीक है। तो ये सबसे मतलब थोड़ा ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और क्षीण ध्वनि क्या होता है, तो ऐसी ध्वनि जिसे सुनने से सुकून या शांति मिलती है, ठीक है। तो क्षीण ध्वनि मतलब बहुत कम ध्वनि जो अच्छा मतलब लगे, जिसको सुनने से, जैसे बांसुरी हुआ, घुंघरू हुआ, ठीक है, म्यूजिक वगैरह हम लोग जो सुनते हैं संगीत, और उसको हम लोग तेज आवाज़ में सुनेंगे तो वो हो जाएगा प्रबल ध्वनि, ठीक है। उसको हम लोग शोर बोलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हुआ क्षीण ध्वनियाँ क्या होती है और प्रबल ध्वनियाँ क्या होती है, ठीक है। अब पचमा में बोला, एक छोटा बच्चा और भैंस दो प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न कर रहे हैं, उन ध्वनियों की प्रबलता एवं तारतम्य पर अपने विचार व्यक्त करना है। तो देखिए, एक छोटा बच्चा होगा, एक भैंस होगा, ठीक है, दोनों दो प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करेंगे ही, लेकिन सबसे ज़्यादा तरत्व, इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रबलता होगा ध्वनि का, वो भैंस का ही होगा, और इसका जो छोटा बच्चा है उसका कम होगा। तो ध्वनि यहाँ पे देखिए, भैंस के द्वारा उत्पन्न ध्वनि की तुलना में जो भैंस का होगा उसके तुलना में बच्चे द्वारा उत्पन्न ध्वनि की प्रबलता कम होगा, ठीक है। बच्चे की प्रबलता कम होगा परंतु उसका तारतम्य बहुत अधिक होगा होगा ठीक है। लेकिन इसका जो तारतम्य है वो बहुत अधिक होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो बच्चा है उसका जो आवाज़ होगा वो सुरीला होगा, ठीक है, पतला होगा, लेकिन जो बड़ा भैंस है तो उसका थोड़ा भारी आवाज़ होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 6 नंबर में बोला, मीलों दूर से आती हुई रेलगाड़ी की ध्वनि को रेल की पटरी से कान लगाकर सुना जा सकता है, क्यों। तो यहाँ पर देखिए, चूंकि आपको पता है कि मतलब कि जो ध्वनि होता है उसको संचारण के लिए, मतलब यहाँ से वहाँ जाने के लिए या हमारे कानों तक पहुँचने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होता है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है लेकिन माध्यम होना चाहिए, ठीक है। वो पानी हो सकता है, वायु हो सकता है, या फिर कोई ठोस हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा संचारण कहाँ पे होगा, तो वो होगा ठोस में, ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे वायु से भी ज़्यादा ठोस में होता है, ठीक है। तो अगर जो मतलब व्यक्ति ऐसे ही खड़ा है, ठीक है, तो उसको वो ध्वनि सुनाई नहीं देगा, लेकिन अगर हम लोग पटरी पे कान लगाकर सुनेंगे तो हमको सुनाई देगा, क्योंकि हम लोग ठोस के द्वारा सुन रहे हैं, ठीक है। और जो इंसान मतलब कोई खड़ा है तो वो वायु उसके लिए माध्यम उस समय, और वो ट्रेन की आवाज़ को जो दूर में रहेगा उसको नहीं सुन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ध्वनि हमारे कानों तक किसी माध्यम के द्वारा पहुँचता है, और गैसों की तुलना में ठोस अच्छा माध्यम है, ठीक है। गैसों की तुलना में ठोस अच्छा माध्यम है। यही कारण है कि मीलों दूर से आती हुई रेलगाड़ी की ध्वनि को रेल की पटरी से कान लगाकर सुना जा सकता है, कान लगाकर, ठीक है ना, बिना कान लगाए नहीं। तो क्योंकि वो ठोस है, ठीक है, या तो हम बोल सकते हैं वो एक लोहा का होता है, या फिर एक प्रकार का वो धातु होता है, तो उसमें जो ध्वनि का जो संचारण होगा वो अधिक होगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा तेजी से होगा। अब यहाँ पर 7वां, आकाश में तड़ित या मेघ गर्जन की घटना जो होता है वो एक समय पर ही होता है, वो सबको पता है, तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है, सेम दूरी पे दोनों होते हैं, ठीक है। हमें तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन जो है वो बाद में सुनाई देती है, ठीक है। तो इसका मेन कारण ये है कि जो साउंड का जो चाल होता है और प्रकाश का जो चाल होता है, चूँकि हमको दिखता है पहले, सुनाई बाद में देता है, इसका मतलब कि जो हमारे पास जो आँखों में जो रोशनी आता है, मतलब प्रकाश जो आता है वो पहले आता है, ठीक है। और जो उसकी चाल है, साउंड का चाल है, वो बाद में आता है, मतलब उसका वो स्लो होगा और प्रकाश का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आकाश में जब बिजली चमकती है तो बिजली की चमक और मेघा गर्जन, मतलब इतना आपको लिखना नहीं है, ठीक है। ये मतलब अच्छे से इस टाइप से, मतलब इस बुक में ही इस प्रकार से दिया हुआ है। दोनों एक ही साथ उत्पन्न होते हैं, किंतु बिजली की चमक, जिसे तड़ित कहते हैं, मेघ गर्जन या फिर कड़क के पहले दिखाई पड़ती है, ठीक है। मेघ गर्जन या कड़क के पहले दिखाई देती है चमक। तो हमें यहाँ से लिखना है कि यहाँ पे पूछ रहा है क्यों, तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि इसके कारण के जगह पर आप क्योंकि लिखेंगे, क्योंकि बिजली की चमक प्रकाश की चाल, ठीक है, आपको ऐसे लिखना है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इस कारण, आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इस कारण यह है कि बिजली की चमक प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, 1 सेकंड में 3 लाख मतलब किलोमीटर जाता है, ठीक है।
तो प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ब्रैकेट में लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते। तो लेकिन प्रकाश की चाल से चलकर प्रेक्षक की आंखों तक पहुंचती है, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलकर। तो प्रकाश की चाल, बिजली की चमक प्रकाश की चाल से चलकर, मतलब इसका कारण यह है कि बिजली की चमक प्रकाश की चाल 3 लाख, मतलब इसको ब्रैकेट में नहीं भी लिखेगा कोई, मतलब हटा ही दीजिएगा, ठीक है। जो चाल है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलकर प्रेक्षक की आंखों तक पहुंचती है। जबकि जबकि ये जो हमारे पास मेघ गर्जन है, ठीक है, जबकि मेघ गर्जन ध्वनि की चाल जो है 330 मीटर प्रति सेकंड है ना, बहुत कम है। तो ये इतना मतलब इतना स्पीड से चलकर प्रेक्षक के कानों में पहुंचती है। क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक, लगभग 9 लाख गुना है, ठीक है। इसलिए तड़ित से प्रेक्षक तक की दूरी तय करने में प्रकाश को मतलब और ध्वनि को की तुलना में अत्यंत कम समय लगता है, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक है, फलस्वरूप चमक पहले दिखाई पड़ती है और मेघ गर्जन जो है वो बाद में सुनाई पड़ता है, ठीक है। तो बड़ा कॉमन सा फर्क है, तो फर्क सिर्फ स्पीड का है, ठीक है। और 8वां में शोर या संगीत में क्या अंतर है, क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? तो इसका आंसर हमने अगले मतलब पेज में दे रखा है, ठीक है, अच्छे से, तो इसको उसमें देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल देखिए शोर क्या होता है, संगीत में क्या अंतर है। शोर जो मतलब संगीत को अगर हम लोग ज़्यादा साउंड में बजाएंगे तो वो शोर है, ठीक है। और जो शोर है उसको मतलब जो संगीत है उसको हम लोग कम साउंड में सुनेंगे तो वो संगीत है, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा है, मतलब अच्छा लगेगा, उससे हमारा मतलब हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। लेकिन शोर उसी को तेज करेंगे तो वो शोर हो जाएगा। तो क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? तो हाँ, चूँकि जो संगीत है उसी को अगर हम लोग साउंड बढ़ा दें, आवाज़ बढ़ा दें, तो वो शोर बन सकता है। तो अत्यधिक प्रबलता से संगीत शोर बन सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। और दोनों में क्या अंतर है, तो शोर तथा संगीत में क्या अंतर है। तो चलिए हम लोग आगे देख लेंगे। शोर जो है क्या है, शोर संगीत का अधिक साउंड है तथा संगीत नॉर्मल साउंड है, ठीक है। 9 नंबर में देख लीजिए ध्वनि प्रदूषण क्या है, इसके क्या कुप्रभाव हो सकते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण क्या है, तो देखिए शोर से उत्पन्न प्रदूषण को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। शोर से जो उत्पन्न होता है पोल्यूशन, उसको ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। इसके कई कुप्रभाव हो सकते हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण चिड़चिड़ापन एवं तनाव, श्रवण शक्ति का ह्रास होना, मतलब सुनने की शक्ति, ठीक है, नींद में गड़बड़ी और अन्य हानिकारक प्रभाव पैदा कर सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका मतलब हानि भी है, ठीक है, कुप्रभाव भी है। 10वां में अपने वातावरण में शोर प्रदूषण के किन्हीं 5 स्रोतों को नाम बताइए। तो वातावरण में शोर प्रदूषण के 5 स्रोत निम्नलिखित है। पहला, नए नए कारखानों के खुलने से मशीनों की बढ़ती जनसंख्या, ठीक है, चूँकि मशीन ज़्यादा होगा तो साउंड पोल्यूशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि, चूँकि वाहन साउंड करता है, ठीक है। तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या, तेज़ी से कहीं ना कहीं ये भी एक जिम्मेवार है इसके लिए, क्योंकि तेज़ी से जनसंख्या बढ़ा मतलब कि गाड़ी बढ़ा, ठीक है, और तरह तरह के जो भी है उससे रिलेटेड चीज़ भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो चौथा व लाउड स्पीकरों का अत्यधिक उपयोग, ठीक है, और ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न, ठीक है ना। तो ये सभी 5 कारण हैं, और कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं 5 में, और कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है। अब हम लोग देखते हैं 11। तो 11 भी इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं। उन्हें एक मकान सड़क के किनारे पर तथा दूसरा सड़क से 3 गली छोड़कर पसंद आता है, ठीक है ना। एक सड़क के किनारे और एक सड़क के बाद मतलब 2-3 घर बाद, ठीक है, गली बाद। आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने का सुझाव देंगे, अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे सिंपल आप भी समझ गए, ठीक है, क्या करना है। तो यहाँ पे वही चीज़ आपको लिख देना है, ठीक है ना। तो सड़क से 3 गली छोड़कर बने मकान को खरीदने का सुझाव देंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है ये क्यों बोल रहा है ऐसा, तो ऐसा ही करेंगे। सड़क के किनारे पर के मकान में वाहनों के कारण शोर प्रदूषण अत्यधिक होगा, ठीक है ना। शोर प्रदूषण क्योंकि सड़क के किनारे है तो गाड़ी वगैरह ज़्यादा होंगे, मतलब बगल में ही होंगे, और 2-3 गली बाद यहाँ पे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, अगर होगा या फिर नहीं भी जाएगा, ठीक है ना।
तो इस प्रकार से हो गया। 8वां का देखिए उत्तर, वह वांछित ध्वनि जिसे हम सुनना नहीं चाहते शोर होता है, ठीक है। और जबकि जो ध्वनि सुनने से हमें आनंद की प्राप्ति होती है को संगीत कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो जो भी मतलब ऐसा ध्वनि जिसको हम लोग सुनना नहीं चाहते वो शोर है, और जो ध्वनि सुनने से हमें सुकून मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है, वह संगीत है, ठीक है ना, या उसे संगीत कहते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन बोल रहा था, क्या जो संगीत है वो शोर बदल सकता है, तो हाँ, यदि संगीत को आवश्यकता से अधिक आवाज़ में सुना जाए तो वह शोर बन सकता है। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन। और मतलब कि यहाँ पे जो है ये लघु जो था वो ख़त्म हो गया। वीडियो कैसा लगे ये सब कुछ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।